जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू BIA। कल हमने ओरिएंटेशन की थी, ओवरऑल बातें की थी कि भाई सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, BIA क्या होता है। आज हमने वाकई में पढ़ाई स्टार्ट करनी है। पढ़ाई हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है? कल ही मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया था कि हमने पढ़ाई स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 7 से। कौन है चैप्टर नंबर 7? सस्टेनेबिलिटी। कहाँ से आई सस्टेनेबिलिटी? आई कैप ने नया जो सिलेबस में चेंजेस लेके आए हैं, उसमें से 50% जो था, जो सबसे मतलब आई कैप के दो फेवरेट एरियाज थे, बिग डाटा और सस्टेनेबिलिटी, उनमें से एक उन्होंने सीफैब लेवल पे एक सब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका थोड़ा सा फ्लेवर आपके ऑडिट और BIA में डाल दिया। आए स्टार्ट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी है क्या। बिल्कुल शुरू में आप लोगों को अ, मतलब स्क्रीन पे एक भाई ने कैमरा ऑन कर लिया था, इस वजह से जो है वो मैं पॉइंट इज, शुरू में मैं आपको एक ऐसा टिप देना चाहूंगा जिसके थ्रू सस्टेनेबिलिटी समझना और याद करना और पेपर में उसमें परफॉर्म करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और वो ये कि सस्टेनेबिलिटी को थोड़ा सा दिल पे लेके कीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हम जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स करते हैं, हम क्या कहते हैं यार, ठीक है लॉ में लिखा हुआ है इसलिए याद कर लो। या अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि यार IFRS में, IAS में ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा ही जो है वो होगा। सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी मजबूरी है, सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। किस लिए जरूरी है? जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मैं शुरू में ही इतनी इमोशनल इमोशनल बातें क्यों कर रहा हूँ, आए इसके ऊपर जरा गौर व फिक्र करते हैं। ख्वाजा जुएब साहब प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दें। थैंक यू। हाँ जी, हम आते हैं स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी और किसने इसके बारे में रोशनी जो है वो डालना शुरू की। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है, जरा ध्यान से इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, 1713 के साथ लिखा हुआ होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन है नाखल। अजीबो गरीब सा वर्ड है, जर्मन का ये वर्ड है। इसका इंग्लिश तर्जमा होता है सस्टेनेबिलिटी। कहां से ये वर्ड एग्जिस्ट हुआ? आज से इतने 300 साल पहले, 1800, 1900 और 2000, इतने जो है वो साल पहले ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये किस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया था और क्यों कराया था? भाई एक बंदा था जिसका नाम था हांस कार्ल वॉन कार्लोविट्स। चेक करें BIA में आपको कैसी कैसी अजीबोगरीब से नाम पढ़ने पड़े शुरू में ही। बट द पॉइंट इज, ये एक जर्मन बंदा था और ये बंदा क्या करता था? ये माइनिंग का इंचार्ज था किसी एक इलाके में। अब उसने हिसाब ये लगाया कि हम जिस स्पीड से दरख्त काट रहे हैं, इससे काम खराब हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उसने हिसाब लगाया कि किसी इलाके में लेट से 500 दरख्त हैं और एक साल में वो दरख्त काट लेते हैं लेट से 200, और दरख्त उगते कितने हैं इस इलाके में? 50। तो 500 दरख्त है, एक साल में 200 कट रहे हैं, इसका मतलब ये कि 2 साल बाद तो ये जंगल सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो ये इस बंदे ने कॉन्सेप्ट निकाला कि यार हमें दरख्त इस हिसाब से काटने चाहिए कि ये ना हो कि दरख्त ही खत्म हो जाए। और वहां से हमने कहा कि भाई तारीख में पहला बंदा ये हांस कार्ल वॉन कार्लोविट्स नामी बंदा था, जिसने दुनिया को बताया कि अपनी जरूरत से ज्यादा जब आप नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे तो काम अच्छा खासा खराब हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, कुछ 200 साल आगे गए, बल्कि 200 भी नहीं, हमें तकरीबन 300 साल कहना चाहिए। 1713 से आगे 1987 में एक मुल्क है जिसका नाम है नॉर्वे। उसकी प्राइम मिनिस्टर साहिबा जिनका नाम था ब्रुंटलैंड, ये सेकंड नंबर पे आपके सामने लिखा होगा, द ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। इन साहिबा ने भी फिर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की, आलमी फोरम पे बात की। तो बेचारा कार्ल वॉन्स कार्लोविट्स तो बस एक जर्मन छोटा सा इंजीनियर था, उसकी बात शायद बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन ये खातून एक मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी कुछ छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे अमीर मुल्क नॉर्वे जैसे मुल्क की ये प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि भाई सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि आप तरक्की करें, जरूर करें, पैसा कमाना हराम काम नहीं है, लेकिन पैसे जरा इस लिमिट में लेके इस लेवल तक कमाएं कि इससे आने वाली नस्लें ना खराब हो सकें।
क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रही थी? उन्होंने हिसाब लगाया कि हम जिस हिसाब से दरख्त काट रहे हैं, हम जिस हिसाब से पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, हम जिस हिसाब से पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये फैक्ट्रीज की पोल्यूशन, गाड़ियों के पोल्यूशन, इससे हम, यानी कि उस जमाने की बात है 1987 की, इन खातून ने कहा यार हम तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन आइंदा आने वाली नस्लें बड़ी डिस्टर्ब होंगी। आज हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, कल को बच्चों के पास पीने का पानी नहीं होगा। आज हम हवा खराब कर रहे हैं, कल के बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमना फिरना पड़ेगा। आज हम पानी पोल्यूट कर रहे हैं तो शायद कल को पीने का पानी ना हो। ये किसने कहा? ब्रुंटलैंड साहिबा ने। अच्छा, जरा इंग्लिश में डेफिनेशन भी पढ़िएगा, क्या लिखा है, पढ़िएगा जरा। डेवलपमेंट, ओहो, ये डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, फुल स्टॉप। उर्दू तर्जुमा, इस हिसाब से डेवलपमेंट करें, इस हिसाब से तरक्की करें, इस हिसाब से बिजनेस करें कि आपका आजकल गुजारा हो जाए। अगला सेंटेंस, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली नस्लों का काम प्लीज ना खराब करो। तो किसने कहा था? ये ब्रुंटलैंड साहिबा ने कहा था। अच्छा, उसके तकरीबन 10 साल बाद फिर एक तीसरा बंदा आया जिसका नाम था जॉन एल्किंगटन। उसने क्या कहा? उसने कॉन्सेप्ट पेश किया जिसका नाम था ट्रिपल बॉटम लाइन। अभी ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है? आप अगर इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो वहां एक टर्म यूज होती है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मिनिमम चीज। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस की बात की जाए तो हम कहते हैं कि भाई बिजनेस की बॉटम लाइन ये है कि हमने ढेर सारा प्रॉफिट कमाना है। तो ये जॉन एल्किंटन साहब ने कहा कि यार सिर्फ प्रॉफिट ही सारा कुछ नहीं होता, ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में सोचो। अब ये ट्रिपल बॉटम लाइन क्या आती है, इसके ऊपर आगे हमने डिटेल से बात करनी है। स्टिल एक दफा डेफिनेशन देख लें। बैलेंसिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से आपकी क्या मुराद हुई? आपका तरक्की, आपके मुल्क में फायदा लोगों का हो रहा है। इकोनॉमिक से मींस बिजनेस रिलेटेड चीजें, कि आपके मुल्क में जो है वो डेवलपमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, सारी बातें हमने कह दिया इकोनॉमिक फैक्टर। तो एल्किंटन साहब ने कहा कि ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर गौर फिक्र करो, अच्छी बात है, जरूरी बात है, बट साथ दो और चीजें भी बैलेंस कर लेना। वो दो और चीजें क्या होंगी? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। अभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है? नाम से ही पता लग रहा है। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट हवा, पानी, इस तरह की चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज, दरख्त, ग्रीनरी। तो उसने कहा कि ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब है पैसे भी कमाओ, प्रॉफिट भी कमाओ, साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखो, और तीसरी चीज सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी क्या होता है? माशरे का भी ख्याल रखो। अगर पैसे कमा रहे हो तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करो, अपने एम्प्लॉयज को डिस्टर्ब ना करो, कुछ नेकी का काम भी साथ साथ करो। एम्प्लॉयज की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवा दो, आसपास के लोगों को कोई प्ले ग्राउंड बना दो, किस तरह की चीज कर दो जिससे माशरे का भी कोई फायदा हो जाए। जी, ये हमने आज की पहली स्लाइड के ऊपर गौर फिक्र की। इन तीनों डेफिनेशंस में, इन तीनों चीजों में कहीं कोई परेशानी है तो प्लीज मुझसे राब्ता करें। एक स्लाइड क्लियर होगी तो हम आगे जाया करेंगे। खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? सब खुश हैं या सब नाराज हैं? जी, फाइनली एक स्टूडेंट ने कहा क्लियर है, चलें, गुड है। स्टिल आगे जाने से पहले एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। तीन हमने डेफिनेशंस की बात की, मुख्तलिफ पॉइंट्स इन हिस्ट्री में। कहां से बात शुरू हुई? 17 से 13 से बात स्टार्ट हुई। एक जर्मन इंजीनियर ने कहा कि यार सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूं। सस्टेनेबिलिटी मींस कि आप इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना करें जिससे ज्यादा रिकवरी हो सकती है। अगर एक इलाके में दरख्त जो है वो 50 ग्रो करते हैं तो आप 50 दरख्त एक साल में काटो। 50 से ज्यादा काटोगे तो दरख्त खत्म हो जाएगा। फिर उसके 200-250 साल बाद, ऑलमोस्ट 300 साल बाद, एक खातून आई नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी मींस कि आप आज तरक्की करो लेकिन फ्यूचर आने वाली नस्लों को बर्बाद नहीं करना। फिर नंबर 3, जॉन एल्किंटन साहब ने फरमाया कि यार बॉटम लाइन आपकी जो होती है प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है, बट बाकी दो चीजों का भी ख्याल रखो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और नंबर 2 सोशल वैल्यूज, के भाई माशरे का भी कुछ ना कुछ ख्याल कर देना। देन हम चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड के ऊपर। टू टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी या टू लेंसेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये क्या होते हैं? सस्टेनेबिलिटी के भी आगे उसको इंटरप्रेट करने की दो मेजर टाइप्स हैं।
एक आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, एक लिखा है वीक सस्टेनेबिलिटी। मैं स्टार्ट करता हूँ वीक सस्टेनेबिलिटी से। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई इतनी अच्छी वाली सस्टेनेबिलिटी नहीं है, बस गुजारे लायक, बस कोई वीक किस्म की सस्टेनेबिलिटी है। वीक सस्टेनेबिलिटी मींस कि अगर आप इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं तो ठीक है, बट सिर्फ ऐसा करें कि साथ साथ इन्वायरमेंट का थोड़ा सा फायदा भी कर दें। फॉर एग्जाम्पल बुक ने एग्जाम्पल क्या दी है, रिमूविंग अ मैनग्रोव। मैनग्रोव क्या होता है, ये कराची के आसपास ये जो क्या कहते हैं, दरख्त टाइप, फॉरेस्ट टाइप जगह होती है, लेकिन होती है समंदर के करीब। तो वो अजीबो गरीब सा फॉरेस्ट होता है, ऊपर दरख्त उगे हुए होते हैं, नीचे पानी पानी होता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी कि रिमूविंग अ मैनग्रोव फॉर कॉन्क्रीट सी वॉल। तो किसी साहिल वाले इलाके की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम मैनग्रोव, ये जो एक छोटा सा फॉरेस्ट है, इससे काट के यहाँ सी वॉल बना देते हैं। सी वॉल क्या होता है, वो मुल्क जिनमें समुद्री तूफान वगैरह बड़े ज्यादा आते हैं, तो वो समंदर के करीब एक कंक्रीट की वॉल सी बना लेते हैं। एक मिनट, कमेंट में पढ़ता हूं। वो एक वॉल सी बना लेते हैं जिससे जो समंदर से तूफान आता है उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वीक सस्टेनेबिलिटी मींस कि आप इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डैमेज करो, लेकिन साथ ही थोड़ा सा रिपेयर कर दो। अब ये क्या ट्रेड ऑफ हुआ, ये क्या एक चीज के बदले दूसरी चीज हुई। ऑन वन हैंड आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया, आपने दरख्त काट दिया, उसकी जगह कंक्रीट वाली चीज बना दी। हमने कहा कि ये वीक सस्टेनेबिलिटी बोलती है कि एक तरह का एनवायरनमेंट अगर डैमेज हो रहा है तो किसी और तरीके से कॉम्पनसेट कर दो। आपने उसे कॉम्पनसेट किस तरह से किया, आपने उसकी जगह एक ऐसी चीज क्रिएट कर ली जिससे कल को सैलाब आएगा तो शायद लोगों की जानें कुछ बच जाए। तो आपने एक तरह से डैमेज करके एक तरह से फायदा कर लिया। अच्छा जी, कमेंट्स में क्या चल रहा है, इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन कौन सी होगी, ये लेटेस्ट वाली? ये तीनों ही, बल्कि तीनों तो नहीं, पहले तो इसने कार्लोवर से तो बड़ी एक जर्नल से बात की थी। आप ब्रोंटलैंड या ट्रिपल बॉटम लाइन में से कोई एक याद कर लें और पेपर में बता दीजिएगा कि भाई मैं फलानी वाली यूज कर रहा हूं। याद रखिएगा, हम बीआईए पढ़ रहे हैं। बीआईए एक बहुत इस तरह से ओपन सब्जेक्ट है, अगर आपने ढंग की बात कर दी, काम की बात कर दी, एग्जामिनर अंकल आपको मार्क्स देंगे। ये लॉ नहीं है कि जो भाई जो बुक में लिखा है, जो लॉ में लिखा है 100% वो लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। यहाँ आप इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर सवाल पेपर में मांगता, पेपर सवाल में मांगता है। बस साथ बता दीजिएगा कौन सी वाली है दोनों इजी सी। ब्रॉडलैंड साहिबा ने कहा था कि आज तरक्की करो, फ्यूचर का नुकसान नहीं करना। एल्किंगटन साहब ने कहा था कि तीनों चीजों के बारे में गौर व फिक्र करना। वापस आते हैं सेकंड वाली स्लाइड की तरफ। मैं बात करता वीक सस्टेनेबिलिटी की। आई रिपीट, वीक सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, वंस अगेन कमेंट्स में क्या चल रहा है, सिंपल सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है, आपस की बात है। सिंपल सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन जाहिर सी बात है नहीं आएगी, इतना आसान पेपर नहीं होगा। स्टिल अगर आ जाती है तो आपको ये डेफिनेशन दोनों में से लिख के मेंशन कर सकते हैं कि ये एल्किंगटन साहब वाली थी या ब्रुंटलैंड साहिबा वाली थी। एमी एक्स डालने के लिए कि एग्जामिनर को पता हो कि आपने एमी अंधाधुंधी डेफिनेशन लिखी है, आपने फलानी वाली एग्जांपल लिखी है जो कि बुक में भी थी। वैसे तो सस्टेनेबिलिटी की चार पांच तरह की डेफिनेशन है। जी, मैं बात करता वीक सस्टेनेबिलिटी। आई गेस वीक सस्टेनेबिलिटी को हमने काफी बात कर ली। देन आते हैं स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग, मतलब आप इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी मींस कि आपने नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज होने ही नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि वही मैनग्रोव वाली एग्जाम्पल, हमने कहा कि यार जो मर्जी हो जाए, हमने इस मैनग्रोव को कटने ही नहीं देना। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। वीक में क्या था, ठीक है यार मैनग्रोव काटना है तो काट दो, बस इसकी जगह कोई और नेकी का काम कर देना। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी मींस कि नहीं, हमने मैंग्रोव कटने ही नहीं देने। क्यों नहीं कटने देने, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स आपको पता है एक दफा डिस्ट्रॉय हो जाए तो वापस नहीं आता। चलें एक एग्जांपल हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से कि कोई एक कॉलेज है जिसके गार्डन में, जिसके प्लेग्राउंड में थोड़े बहुत दरख्त लगे हुए हैं। अब दरख्त एक नेचुरल रिसोर्स है, बड़े काम की चीज है, ऑक्सीजन लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो उसके नीचे जब छांव में आप बैठते हैं तो मजा भी बड़ा आता है। तो कॉलेज के ग्राउंड में कुछ थे दरख्त। कॉलेज की इंतजामिया ने कहा कि ऐसा करते हैं, इन दरख्तों को काटते हैं, इसके बजाय हम लगा लेंगे सोलर वाले जो पैनल्स होते हैं। अब वीक सस्टेनेबिलिटी कहती है कि दिस इज परफेक्ट। आपने दरख्त काटे, इन्वायरमेंट को डैमेज किया, ओहो बुरी बात है, बट आप इस डैमेज को कॉम्पनसेट कर दें। अब आप इस डैमेज को कॉम्पनसेट किस तरह से कर रहे हैं, आपने सोलर पैनल लगा लिया। अब सोलर पैनल लगने का मतलब है कि आपके कॉलेज की कुछ बिजली सोलर पैनल से आएगी।
इसका मतलब ये वो गंदी वाली इलेक्ट्रिसिटी जो कि गंदे तरीके से बनाई जाती थी, या मेरे गंदे से मुराद है कि ऑयल्स के थ्रू जो है, वो फर्नेस ऑयल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है पाकिस्तान की ज्यादातर, अब ऑयल थोड़ा कम जलेगा, पोल्यूशन थोड़ी कम होगी, तो थोड़ा सा फायदा कर दिया इस कॉलेज ने इन्वायरमेंट का, कि चूंकि वो सोलर से बिजली ले रहे थे, इसलिए जो गलत वाली बिजली थी, जो फर्नेस ऑयल वाली बिजली थी, वो थोड़ी सी कम बनेगी। ऑन द अदर हैंड स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी इस बारे में क्या कहेगी? चले मैं चुप हूं, आप लोग बताएं। सिचुएशन मैंने आपको बता दी, एक फिर रिपीट कर देता हूं। कॉलेज का बाग है, उसके अंदर दरख्त लगे हैं, इंतजामिया कहती है दरख्तों को काट के सोलर पैनल लगाने। वीक सस्टेनेबिलिटी क्या होगी मैंने बता दिया। अब स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कोई जीनियस मुझे सोच के बताए कि कॉलेज की इंतजामिया को क्या कहना चाहिए, वो क्या कहेगी। ले जी, दो तीन कमेंट्स आए। सबसे पहले उन्होंने कहा ट्री कट ही नहीं करने, ट्री ही नहीं रिमूव करने, वो बोलेंगे ट्रीज कट जबरदस्त। पहले तीनों, अच्छा चौथा कमेंट भी पहले कमेंट से लिंक्ड है, ट्रीज कट ही नहीं करने कुछ भी हो जाए। शाबाश, आप लोग इसका मतलब ये क्लास में जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा आप सबने मिलके। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी मींस कि जो मर्जी हो जाए अपने दरख्त कटने ही नहीं देने, दैट्स परफेक्ट। सही, आगे चलते हैं। आपने क्या, एक और कमेंट आई, ट्रीज कट नहीं करने, सोलर छत पे लगा लें। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंग्रोव्स अभी तो मैंने बताया है, समंदर के करीब जो फॉरेस्ट इस तरह के होते हैं, गूगल पे लिख के देखिएगा, इस तरह से होते हैं कि नीचे समंदर समंदर होता है, या दलदल टाइप एरिया होता है, और ऊपर दरख्त वगैरह होते हैं। ये कराची के करीब आपको मिलेंगे, या पता नहीं अब होते हैं कि नहीं, मेरे बचपन में तो होते थे, शायद अब शायद उन्होंने वाकई में काट दी हूँ। तो यू कैन से फॉरेस्ट और समंदर का थोड़ा सा मिक्सचर। जी, आज की तीसरी और आखिरी स्लाइड। टाइम क्या हुआ है, माशाल्लाह से भी आधा घंटा भी नहीं हुआ, और हमने आज का टारगेट अचीव कर लिया। तो थ्योरी पोर्शन में ऐसा ही होता है, हम जो है वो काफी जल्दी अपना कोर्स जो है वो टारगेट कवर कर लेते हैं। फाइनेंशियल पोर्शन में हमें टाइम लगता है, क्योंकि हमने लंबे लंबे सवाल करने होते हैं। आए जी आज की तीसरी स्लाइड की तरफ। क्या है आज की तीसरी स्लाइड? द कॉस्ट ऑफ इन एक्शन, 5 बिजनेस रिस्क। क्या मतलब, अगर एक बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा या अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करता पाया जाएगा, तो उसको 5 तरह के रिस्क हो सकते हैं। क्या है 5 तरह के रिस्क? क्लॉकवाइज चलते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं रेगुलेटरी रिस्क से। मैं आपको एक रिस्क बताऊंगा, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बुक वाली एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप सारे लोगों ने मिलके मुझे एक दो एग्जांपल्स इसके अलावा देनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी रिस्क। क्या लिखा है? फाइन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड मार्केट एक्सेस। अगर आप सस्टेनेबिलिटी फॉलो नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन लगा सकती है या पाबंदियां लगा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, पैकेजिंग रेगुलेशंस मैंडेटिंग 60% हेल्थ वार्निंग्स। बुक ने थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा हुआ है, इसी को मैं थोड़ा सा आसान करके बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि आप प्लास्टिक के थैले में चीज डाल के नहीं बेच सकते, आप प्लास्टिक की पैकिंग नहीं कर सकते। तो एक रेगुलेटरी रिस्क है, अब आप पैकिंग ही नहीं कर सकते, तो चीज किस में डाल के बेचेंगे? तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है वो एक रिस्क आ गया कि आपको बिजनेस करते हुए परेशानी होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में एक दो और एग्जांपल्स इस बात की सोच के बता दे कि गवर्नमेंट ऐसा क्या नुकसान कर सकती है एक ऐसी कंपनी का जो कि अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करती पाई जा रही है, ऐसे काम कर रहे हैं जिससे नेचुरल एनवायरनमेंट को या सोशल एनवायरनमेंट को कोई डैमेज पहुंचेगा। जी, पहला कमेंट आया, हंटिंग करने पे गवर्नमेंट पेनल्टी लगा सकती है। आपने आधी बात बिल्कुल सही की, बस इसे आपने किसी बिजनेस से लिंक करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी एक कंपनी का बिजनेस ये था कि वो हंटिंग परमिट्स या हंटिंग के लिए सामान, राइफल्स वगैरह प्रोवाइड करती थी। तो अगर गवर्नमेंट ने हंटिंग पे पेनल्टी लगा दी, तो लोग हंटिंग करना छोड़ देंगे, और उस कंपनी का रेवेन्यू डैमेज हो जाएगा। तो यस, रेगुलेटरी रिस्क आ गया। कोई और एक रिस्क बता दे, फिर आगे चलते हैं।
याद रखिएगा, रेगुलेटरी होनी चाहिए, फाइन्स या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस से रिलेटेड। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रिलेटेड, गवर्नमेंट आपको कोई खास बिजनेस करने से रोक दी। आपने कहा शुगर मिल को गंदा पानी नदी नालों में डालने पे फाइन लगाना, बिल्कुल सही है, ये भी एक रेगुलेटरी रिस्क है कि आपको इस तरह के काम करने पे फाइन हो सकता है। नंबर 3, एक और कमेंट आई, कटिंग ऑफ ट्रीज इज रिस्ट्रिक्टेड विच अफेक्ट्स पेपर इंडस्ट्री, बिल्कुल सही। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं सेल करनी, ठीक है, टू सम एक्सटेंट आ सकता है रेगुलेटरी रिस्क में। जी, अब आते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में आपके पास क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है सप्लाई चेन एंड प्रोडक्शन हॉल्ट्स। कोई ऐसा रिस्क नॉन सस्टेनेबिलिटी की वजह से जिससे आपको या तो रॉ मटेरियल देर से मिलेगा या मुश्किल से मिलेगा, या आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। बुक ने क्या एग्जांपल दी, 2021 में ताइवान नामी एक मुल्क में कहत पड़ गया था, ड्राउट, कहत नहीं होता, ड्राउट होता है बारिश ना होना, वहां बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। अब थोड़ी सी मैं आपको साथ एक फैक्ट भी बता दूं, दुनिया की जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसका पता नहीं 80 या 90% जो है वो इस एक छोटे से मुल्क में बनता है जिसका नाम है ताइवान। और आपको अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं कि ये सेमीकंडक्टर कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कैलकुलेटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप, स्मार्ट फ्रिज, टीवी, गाड़ियां, हर वो चीज जिसके अंदर जरा सी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डलेंगी उसके अंदर सेमी प्रोडक्टर्स डलते हैं। तो अगर आप जरा सा याद करें, 2021 में बड़ा मसला बना था इसके ऊपर कि भाई ताइवान में मसले चल रहे हैं, कुछ उसमें ताइवान की गलती कम थी, वो कोविड का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट था, लेकिन द पॉइंट इज 2021 में बड़े काम खराब हो गए थे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की। अच्छा, अब सोचें कि नॉन सस्टेनेबिलिटी की वजह, अच्छा अब बुक ने इसे सस्टेनेबिलिटी से किस तरह से लिंक किया है, ताइवान ड्रॉट हॉल्टिंग ग्लोबल सेमीकंडक्टर ड्रॉट, बारिशें नहीं हो रही। तो बारिशें क्यों नहीं होती, कहते हैं कि किसी इलाके में दरख्त ज्यादा काट दो तो वहां बारिश होनी रुक जाती है, इसलिए सहरा में बारिश कम होती है। तो आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया, आपने दरख्त काटे, बारिश कम हुई, पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। सोचें और कोई इन्वायरमेंट को डैमेज करने का डेंजर जिससे आपकी ऑपरेशनल रिस्क हो जाए, आपकी सप्लाई चेन या प्रोडक्शन में कोई मसला पेश आए। चलें, एक मैं बता देता हूँ, लेट्स से कि कोई एक रेस्टोरेंट है जो कि बेचता है सी फूड, मछली, इस तरह की जो है वो चीजें वो बेचता है। वो एक इलाके में रहता है जहां से जो रिवर गुजरता था, वहां उसमें मछलियों की पॉपुलेशन कम हो गई क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा उसको फिशिंग की कि वो मछलियां हुई खत्म गई। तो अब एक दरिया में मछलियां खत्म होगी तो आसपास जितने भी सी फूड वाले रेस्टोरेंट्स होंगे वो डैमेज होंगे। तो आपकी सप्लाई चेन रुक गई, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो अब भैया आप क्या चीज पका के बेचेंगे, फिर आपको चिकन पका के बेचनी पड़ेगी। तो दिस इज एन ऑपरेशनल रिस्क। फाइनली कमेंट्स आना शुरू हुई। पहला कमेंट है, जैसे अभी ऑयल रिफाइनरी डैमेज हुई इसकी वजह से ऑपरेशनल रिस्क हो गया। धक्के से हम डाल सकते हैं, हम भाई हमने लिंक करना है एट द एंड जाके इन्वायरमेंट से, सस्टेनेबिलिटी से। तो आप कहेंगे कि भाई किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला किया था, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को जो है वो बम धमाके हुए थे तो अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था, और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया में ऑयल रिफाइनरीज चलना बंद हो गई और पूरी दुनिया का पेट्रोल महंगा हो गया। यस। एक और कमेंट आया, फ्लड्स कॉज डिले ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही है। फ्लड्स क्यों आए, आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया, फ्लड्स आ गए, फ्लड्स की वजह से रॉ मटेरियल नहीं पहुंच सके, डेफिनेटली दिस इज नो ऑपरेशनल रिस्क। अच्छी एग्जांपल्स थी। आते हैं नंबर 3, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क से आपकी क्या मुराद है, सीधा सीधा इकोनॉमिक लॉस आपका, कि आपकी या तो शेयर प्राइस कम हो जाए या आपकी प्रॉफिट कम हो जाए या आपको लॉस होना शुरू हो जाए। बुक ने एग्जांपल क्या दी, 2010 डीप वाटर होराइजन स्पिल रिजल्टिंग इन बिलियंस ऑफ पेनल्टीज। ये भी एक बड़ा मशहूर वाकया है, एक वो टैंकर ऑयल का जा रहा था जिसमें पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ लीटर्स पेट्रोल जो है वो आई थिंक साउथ अमेरिका के करीब कहीं वो उलट गया था। तो वो उससे इतना शदीद किस्म का डैमेज हुआ था, पता नहीं कितने मिलियन टन जो है वो मछलियां खराब हो गई थी, वो परिंदे मर गए थे, बड़ा कुछ जो है वो हुआ था। वंस अगेन हम जो है वो ओवरऑल जरा बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई भी इसे गूगल करना चाहे, 2010 गूगल डीप वाटर होराइजन गूगल पे लिख के देखेगा, उसको पूरी स्टोरी बता देगा। तो इससे कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हुए, सॉरी पेनल्टीज लगी, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे खासे लॉस में चली गई।
तो आपने एनवायरनमेंट को डैमेज किया, आपके प्रॉफिट्स खराब हो गए। आपस की बात है, इस चीज को रेगुलेटरी रिस्क में भी डाला हुआ था, लेकिन बुक ने जो कहा ठीक कहा। तो भाई फाइनेंशियल रिस्क सोचे कोई और ऐसा तरीकेकार जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो। ओहो, साथ एग्जांपल मुझे भी देनी थी। डायरेक्ट लॉसेस या शेयर ड्रॉप्स। लेट्स से कि किसी कंपनी ने फाइनेंशियल रिस्क, अपनी पिछली वाली एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। किसी एक इलाके में चूंकि फिशेस की तादाद बहुत कम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि मछलियां पकड़ने पे आपको इतना लाइसेंस देना पड़ेगा, इतनी जो है वो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो उस इदारे की जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अच्छी खासी इंक्रीज हो गई, और उसकी वजह से उस इदारे को लॉसेज होना शुरू हो गए। अब आप लोगों की बारी। फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी। आपने कहा फ्लड अफेक्टिंग फार्मर क्रॉप्स, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसमें हमारा मेन करेक्टर फार्मर्स नहीं होंगे, वो वाली कंपनीज होंगी जिन्होंने उन फार्मर्स से वो क्रॉप्स लेनी होगी। आपस की बात है, ये ऑपरेशनल रिस्क में भी जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क से कंपनी की वो खराब होगी, रॉ मटेरियल खराब होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने अगर बनानी थी कोई डेयरी प्रोडक्ट, तो फार्मर्स की क्रॉप्स अगर डिस्टर्ब होंगी तो ऑपरेशनल रिस्क होगा, उससे सामान नहीं मिलेगा। यस, इसके साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क में भी कर सकते हैं कि चूंकि कुछ फार्मर्स की क्रॉप्स अफेक्ट हो गई थी, तो जो बकाया रिमेनिंग फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी क्रॉप्स और ज्यादा महंगी कर दी, जिसकी वजह से कंपनी की रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से कंपनी बर्बाद हो गई। एक कमेंट आया था और साथ ही डिलीट हो गया। ओके। लंबा सारा कमेंट। यूजिंग एक्सेसिव ह्यूमन रिसोर्सेज, स्पेसिफिक एरिया एंड कैंसिलिंग लाइसेंस एंड बिजनेस का इमेज खराब होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इमेज खराब वाला आखिरी पॉइंट है। सॉरी, इससे अगला पॉइंट है रेपुटेशनल रिस्क। तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस आप थोड़ा सा आपने जल्दी बता दिया। आपने कहा फाइनेंशियल रिस्क को हमने कंपनी से लिख करना है, बिल्कुल बेशक। जी, नेक्स्ट रिस्क पे चलते हैं। हमारे पास है रेप्यूटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क नाम से ही पता लग रहा है, रेपुटेशन, किसी की अगर बेइज्जती हो जाए, किसी की रेपुटेशन खराब हो जाए ड्यू टू नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो उसको हमने कह दिया रेपुटेशनल रिस्क। इस बात का रिस्क है कि रेपुटेशन खराब हो सकती है। बुक ने क्या एग्जांपल दी? फैशन ब्रांड्स क्लेमिंग सस्टेनेबिलिटी व्हाइल यूजिंग स्वेट शॉप लेबर। ये आजकल एक बड़ा फैशन बना हुआ है कि बहुत सारे बिजनेसेस आपको इस बात की मार्केटिंग करते नजर आएंगे कि भाई हम बड़े नेक लोग हैं, हम बड़े सस्टेनेबल लोग हैं। आप कभी अलफता से शॉपिंग करें, वो आपको 20 रुपए का, या बल्कि 20 भी पुरानी बात है, 40 रुपए का वो एक शॉपर देते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय यूजिंग दिस शॉपर यू आर सेविंग पता नहीं हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ प्लास्टिक रैपर्स फ्रॉम रीचिंग द, पता नहीं क्या उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो उर्दू तर्जुमा इसका ये करते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमसे 40 रुपए का थैला परचेज किया है कपड़े का, इसकी वजह से पता नहीं कितने हजारों प्लास्टिक के शॉपर्स कचरे तक रहने से रुक जाएंगे। तो अगर एक कंपनी इस तरह की हरकतें करे, इस तरह की बातें करे, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन बाद में पता चला है कि कंपनी जो रॉ मटेरियल लेती है वो बड़े नॉन सस्टेनेबल तरीकों से रहती है। कमेंट्स में आ रहा है सडन ड्रॉप इन डॉलर रेट्स अफेक्ट द इंटरनेशनल कंपनीज। क्या फाइनेंशियल रिस्क है? अगर आप इसे किसी तरह इन्वायरमेंट से लिंक कर दे तो हो जाएगा। देखिए, इन्वायरमेंट से हमारी क्या मुराद है? या तो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट खराब हो, या सोशल लोग खराब हो, जो अभी हमने पढ़ा था ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग में, कि सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना, इन्वायरमेंट और सोशल इंपैक्ट्स के बारे में भी देखना है। फिर वही बात, आपने इन्वायरमेंट से लिंक करना है। अच्छा, कमेंट की क्या थी? एक भाई ने लिखा है सर फाइनेंशियल रिस्क में फ्रॉड आ सकता है, तो उसका मैंने जवाब ये दिया है कि किसी तरह का आप इन्वायरमेंट से या सोशल क्लाइमेट से लिंक कर लें तो फिर आ सकता है।
तो रेपुटेशनल रिस्क की हम बात कर रहे थे कि आप कोई नॉन सस्टेन, इसकी एक और एग्जांपल बड़ी फेमस किस्म की है, नेस्ले। आपने नाम सुना होगा, नेस्ले एक बड़ी हैवी किस्म की मल्टीनेशनल कंपनी है, और वो इस कामों में बड़ी आगे होती है, इस तरह की शो मारने में कि भाई हम बड़े सस्टेनेबल लोग हैं। अगर आप रिसेंटली नेस्ले की कोई बोतल खरीदें पानी, मिनरल वाटर की, तो वो इंतहाई बेकार प्लास्टिक से बनी होती है। लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने परचेज की थी, मैंने शॉपकीपर से कहा था कि यार ये नेस्ले ही है कि 2 नंबर नेस्ले है। तो फिर बाद में थोड़ी सी रिसर्च की तो पता लगा नेस्ले जान के एक ऐसा प्लास्टिक यूज करता है अपनी बोतलों में जो होता बड़ा नाजुक सा है, बट अकॉर्डिंग टू नेस्ले उसके यूज करने से इन्वायरमेंट को डैमेज कम होता है। वो वाला प्लास्टिक जो है वो जल्दी जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, इस वजह से उसे यूज करना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। बट ऑन द अदर हैंड, वही वाला नेस्ले जो किट कैट चॉकलेट बनाता है, वो किट कैट चॉकलेट का सप्लायर कहां से होते हैं, कौन बनाता है वो किट कैट चॉकलेट का रॉ मटेरियल? 8 साल के बच्चे अफ्रीका में धूप में चॉकलेट की काश्त करते हैं जिससे किट कैट बनती है। अब ऑन वन हैंड आप कह रहे हो कि भाई हम बड़े नेक लोग हैं, हम बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, हम इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आप चाइल्ड लेबर, बेचारे 8 साल के बच्चे के हाथों काश्त हुई हुई चॉकलेट से किटकैट बना के आगे लोगों को बेच रहे हो। तो क्या ये अच्छी बात है? तो इस तरह की चीजों की वजह से कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद होती है। लोग कहते हैं कि भाई नेस्ले का पानी नहीं पीना। क्यों? क्योंकि लोग ऊपर से तो बड़ा सस्टेनेबल सस्टेनेबल करते हैं, लेकिन असल में इनका क्या होता है कि भाई ये तो चाइल्ड लेबर यूज करते हैं। तो चाइल्ड लेबर को अब इन्वायरमेंट से मैं किस तरह लिंक करूंगा? सोशल क्लाइमेट खराब हो रहा है। एक अफ्रीकन बच्चा जो स्कूल जा सकता था, वो क्यों काश्त कर रहा है, वो क्यों फार्मिंग में लगा हुआ है? क्योंकि उसने चॉकलेट उगा के बेचनी है। अब किसको बेचनी है? नेस्ले को। तो ये हो गया रेपुटेशनल रिस्क। अब मैं ये नहीं कह सकता कि नेस्ले को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया, लेकिन रेपुटेशन खराब हुई, लोगों ने कहा नेस्ले बड़े खराब लोग हैं। अच्छा जी, कमेंट्स में क्या चल रहा है? गुड फूड गुड लाइफ, यस, नेस्ले का लोगो है ये। कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अ कंपनी डिक्रीजेस इट्स रेपुटेशन, यस। अब आपने इतना मुश्किल वर्ड तो बोल तो भी, आप साथ ये भी एक्सप्लेन करें कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। चले कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। इन्होंने जो कमेंट्स में लिखा है कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट ये होता है कि कंपनी कितना कार्बन जला रही है। अब ये कार्बन जलाने से क्या मुराद है? तकरीबन हर काम में कुछ ना कुछ कार्बन यूज होता है। आपने एसी चलाया, एसी बिजली खींचता है। बिजली कहाँ से बनी? बिजली बनी फर्नेस, जो है वो पावर प्लांट से, उससे धुआं निकला। ये आपका कार्बन फुटप्रिंट है। आपने फूड पैंडा से खाना मंगवाया, खाना कैसे आया? फूड पैंडा डिलीवरी बाइक पे बैठ के आया, बाइक से धुआं निकला। तो हर वो चीज जहां धुआं निकल रहा है, कोई चीज जल रही है, उसे हम कहते हैं कि भाई कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो गया। तो ये बड़ी गहरा टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर, अभी हमने मजीद बात करनी है डिटेल से कल। देन आगे कमेंट्स में क्या चल रहा है? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यूजिंग चाइल्ड लेबर इफ लॉ डजंट अलाउ, बैग्स यूज एनिमल स्किन, रेपुटेशन इज एट रिस्क। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बैग्स यूजिंग एनिमल स्किन में ये है कि अगर एनिमल स्किन जरा एथिकल तरीके से, मतलब आप एक जानवर ऑलरेडी ज़िबा हो चुका था, उसकी अगर आप स्किन यूज करें तो फिर तो ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें मारा ही इसलिए जाता है कि उनकी स्किन यूज की जा सके। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो फर बैग्स वगैरह होते हैं, लोमड़ियों को मारा जाता है। अब लोमड़ी जो है, फॉक्स जो एक जानवर होता है, उसका गोश्त तो कोई नहीं खाता। क्यों मारी जाती है? सिर्फ इसलिए मारी जाती हैं कि उनकी स्किन से बैग बनाया जा सके। एक और कमेंट आई, हाथी के दांत, बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी। हाथी को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि उसके दांत से आप डेकोरेशन पीस बना के बेच दो। तो ये गलत है। अच्छा, बीच में एक आधा कमेंट मिस हो गया। रेपुटेशनल रिस्क की वजह से शेयर प्राइस भी गिरती है, यस डेफिनेटली गिरती है। देन एक और कमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स खराब हो जाए जिसकी वजह से कस्टमर लॉस हो जाए तो रेपुटेशन रिस्क हिट हो सकती है। यस हो सकती है, लेकिन आपने इसे लिंक करना है इन्वायरमेंट से। और सबसे आखिर में हमारे पास है पहला रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है कि आप सस्टेनेबिलिटी की वजह से, सस्टेनेबिलिटी को ना फॉलो करने की वजह से बिल्कुल ही जो है वो आपका बिजनेस ही आउट हो जाए। बुक ने आपको क्या एग्जांपल्स दी? वो वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा गौर फिक्र नहीं की, वो अब अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। ये एक अच्छी एग्जांपल है कि भाई आपने सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या है भाई? आपने कहा कि मैं ये इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा, पेट्रोल नहीं डलेगा तो उसमें से धुआं कम निकलेगा, धुआं कम निकलेगा तो एनवायरमेंट को डैमेज कम होगा। तो इसलिए आपने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो बड़ी सस्टेनेबल किस्म की होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड,
ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है इनके अंदर बैटरी डलती है, बैटरी के अंदर डलता है ढेर सारा लिथियम, लिथियम निकलता है माइंस से। माइंस में कौन काम करता है? छोटे बच्चे। माइंस से जो पानी निकलता है वो होता है इंतहाई शदीद टॉक्सिक। तो कहने को तो ये बड़े मजे की बात है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्टेनेबल हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें, थोड़ा सा रिसर्च करें, तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नॉर्मल व्हीकल से कहीं ज्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं। लेकिन ये हमारी अंदर की बात है, अगर आप पेपर में लिखेंगे तो शायद एग्जामिनर अंकल माइंड करें, क्योंकि इस तरह की बात आपको बुक में नहीं मिलेगी। बुक्स तो आपको ये कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छी होती है। कमेंट्स में चल रहा है ओपन एआई यूजिंग वाटर रिसोर्सेज फॉर कूलिंग ऑफ देयर डाटा सेंटर्स। यस, इससे आप यूज करेंगे किधर? रेपुटेशनल रिस्क में, कि इससे शायद कंपनी को एक्स्ट्रा लॉस तो ना हो, लेकिन लोग कहेंगे क्या चैट जीपीटी बड़ी खराब चीज है, उसे यूज करने से पानी जाया होता है। जी, तो स्ट्रेटेजिक रिस्क ये है कि आपने सस्टेनेबिलिटी को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आप बिजनेस वाइज अपने कंपेटिटर से बहुत पीछे रह गए। और इसकी कोई एग्जांपल सोचते हैं। चलें, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कोई नेक बंदा नोकिया की एग्जांपल देगा। यस, नोकिया इस चीज की अच्छी एग्जांपल तो है, लेकिन इसको आप सस्टेनेबिलिटी से लिंक नहीं कर सकते। नोकिया ने ऐसा एनवायरनमेंट का क्या बिगाड़ा था? तो नोकिया इस टॉपिक के लिए अच्छी वो नहीं है। वंस अगेन, रेडियो की एग्जांपल भी हम इस टाइम सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट से लिंक कर रहे हैं। आप लोग एग्जांपल अपनी जगह सही है, लेकिन एनवायरनमेंट से लिंक नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक मुहिम स्टार्ट की कि हम जो पुराने लैपटॉप्स लोगों से लेंगे, उसे रीअसेंबल इस तरह से करेंगे कि उसमें जो चीजें ज्यादा खराब हो गई होंगी उन्हें हम जो है वो फारिग कर देंगे, और जो एलिमेंट्स किसी लैपटॉप के, लाइक फॉर एग्जांपल कैमरा हो गया या कीबोर्ड हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुई, हम इससे इस्तेमाल करते हुए न्यू लैपटॉप्स बनाएंगे। अब अगर जरा सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, तो उसके ऊपर बड़ा सा स्टिकर लगा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 40% रिसाइकल्ड या 60% रिसाइकल्ड। बल्कि अचानक से मेरे माइंड में आया, शायद यही हरकत एप्पल ने भी रिसेंटली की थी कि भाई आर लेटेस्ट आईफोन इज 30% रिसाइकल्ड। अब पुराने जमाने में बड़ी खराब ये चीज कंसिडर की जाती थी कि यार ये तो सेकंड हैंड चीज है, इसके अंदर तो पुराना खराब जो है वो सामान लगा हुआ है। बट आजकल के जमाने में कंपनीज बड़ी फखर से बताते हैं। और ये मैं कोई छोटी मोटी एग्जांपल आपको नहीं दी। माइक्रोसॉफ्ट अच्छी खासी $1 बिलियन कंपनी है। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। बट उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक ये मूव की कि उन्होंने कह दिया कि भाई हम इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए सेकंड हैंड चीजें यूज किया करेंगे, किसी को कोई मसला है तो बता दे। और लोगों ने कहा भाई एप्पल एप्पल तो है, किंग होता है, एप्पल ने जो कर दिया बिल्कुल परफेक्ट किया। तो बाकी बिजनेसेस जिन्होंने कहा कि भाई हम तो 100% ही नया जो है वो नया सामान यूज करेंगे, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्क है। जी, आपने कहा कोका कोला की बॉटल्स भी रिसाइकल्ड आ रही है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। अब इसे आप इस चीज से लिंक कर सकते हैं कि कोई और कंपनी जो कि बॉटल्स को रिसाइकल नहीं करती, वो पे स्ट्रेटेजिकली पीछे रह जाएगी अपने कंपेटिटर से। जी, अब मैं एक दफा आपको गो थ्रू करवा देता हूं कि हमारा पढ़ने का थ्योरी के पोर्शन में स्टाइल क्या होगा। मैं सबसे पहले आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, स्लाइड्स के ऊपर हम दिल मिल के जो है वो गौर व फिक्र करेंगे। उसके बाद फिर मैंने इन स्लाइड्स को और बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे, जितनी भी हेडिंग्स थी, उनकी छोटी छोटी जो है वो एक्सप्लेनेशंस इकट्ठी की हुई हैं। ये स्लाइड्स आपको जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन मिल जाया करेंगी। तो स्लाइड्स पूरी करने के बाद एक दफा हम इन हेडिंग्स को सिर्फ गो थ्रू कर लेंगे क्लास में, कि यार कुछ रह तो नहीं गया। जहां कोई ऐसी चीज होगी जहां हम कहेंगे कि ये तो अली शायद ने करवाई नहीं, वहां हम रुक के उसे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर क्लास हो जाएगी उस दिन के लिए। अल्लाह हाफिज। कमेंट्स में क्या चल रहा है? सर एक एग्जांपल पर मल्टीपल रिस्क लग सकते हैं। यस, मैंने आपको अभी इस तरह के एग्जांपल्स दिए थे कि फाइनेंशियल भी हो सकता है, ऑपरेशनल भी हो सकता है। वो मछली वाली एग्जांपल, कि अगर मछलियां बिल्कुल ही जीरो हो गई तो आपका ऑपरेशनल रिस्क है कि आपके पास मछली है ही नहीं, तो आप क्या पका के बेचेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट ने मछली पकड़ने पे कोई फाइन लगा दिया तो रेगुलेटरी रिस्क हो जाएगा।
और साथ ही फाइनेंशियल रिस्क भी हो जाएगा कि भाई जो आपने मछली आप खरीदेंगे जिसके ऊपर फाइन लगा होगा वो आपको महंगी पड़ेगी, इसका मतलब भी आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो मैंने जबरदस्ती एग्जांपल को तीनों जगह फिट कर दिया, फाइनेंशियल में भी, ऑपरेशनल में भी, रेगुलेटरी में भी। कमेंट में है फाइनेंशियल रिस्क बता दें अगेन, नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिस्क वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड या एनवायरमेंट रिलेटेड रिस्क जिससे आपके कंपनी के अकाउंट्स पे नेगेटिव असर पड़े, आपका प्रॉफिट कम हो जाए, आपके कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। अच्छा जी, अब मेरे साथ एक दफा इन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लें, जहां किसी को लगे कि ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया उसके ऊपर आपने आवाज उठानी है। हाँ जी, बैकग्राउंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी हमने किया था, डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हमने देखी, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हुई, वीक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हुई, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हुई, इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी के ऊपर बात हुई, इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात, आपस की बातें नहीं हुई, लेकिन सिंपल सी बात है कि भाई जो कंपनीज सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करेंगी वो अपने दुश्मनों से आगे चली जाएंगी। फिर फाइनेंस प्रोफेशनल्स के ऊपर बात जान के नहीं हुई क्योंकि आगे इसके ऊपर एक पूरा यूनिट है। देन इन्वायरमेंट रिस्क्स के ऊपर हमने बात की। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो है वो बस एक दफा आप देख लीजिएगा, एक्यूरेट रिपोर्टिंग, कैपिटल लोकेशन वगैरह। फिर रिस्क ऑफ नॉन बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, रेपुटेशनल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, इनके ऊपर बात हुई जी। अब स्लाइड्स भी हमने पूरी सर ये क्रैम करने हैं, एक मिनट मैं बताता हूं। होमवर्क मैं आपको रोजाना दिया करूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ बुक का पोर्शन रीड करने के लिए। आपने रीड इस नियत से कर लेना है कि आप पेपर में इससे मिलती जुलती कोई भी बात आ जाए, बुक के सस्टेनेबिलिटी की दो डेफिनेशंस के ऊपर गौर फिक्र करो, आप लिख सकें। बुक आपको एक स्टोरी सुना के कहे कि बताओ ये जो कंपनी ने हरकत की है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आती है, वीक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आती है। या बुक आपसे कहे कि भाई ये एक स्टोरी है, ये कंपनी ने फलानी हरकतें की है, बताओ कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो क्रैम बहुत कम जगह पे आपको करना पड़ेगा। हम्म, अच्छा कि आपने कमेंट डिलीट कर दिया। तो एज आई वाज सेइंग, क्राइम बहुत जो है वो कम जगह पे करना है, बस समझ लेना है इतना कि आप अपने अल्फाज में लिख सकें। फिर एक कमेंट है, सर स्ट्रेटेजिक रिस्क दोबारा बता दें। एनवायरनमेंट की वजह से या कोई ऐसा रिस्क सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस ना फॉलो करने की वजह से जिससे आपका बिजनेस अपने दुश्मनों से बहुत पीछे रह जाए। क्या मैंने एग्जांपल्स दी? एक एग्जांपल आपको बुक ने दी ऑटोमोबाइल्स के केस में, कि जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में लग गई वो आगे चली गई, जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस नहीं किया वो पीछे रह गई। मैंने एग्जांपल दी माइक्रोसॉफ्ट की और एप्पल की, कि वो रिसाइकलिंग के ऊपर लग गए, अब वो फखर से कहते हैं कि भाई आईफोन इज 30% रीअसेंबल्ड। माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस लैपटॉप्स के ऊपर स्टिकर लगा होता है कि 40% रिसाइकल्ड। पुराने जमाने में हम इसे गलत चीज कंसिडर करते थे, लेकिन अब कंपनी ने इसे अपना फायदा बना लिया, मार्केटिंग बना ली अपनी। अच्छा, अब क्लास का आप लोगों का सबसे फेवरेट पोर्शन स्टार्ट हुआ चाहता है, दैट इज कि मैं आपको होमवर्क नोट करवाऊं। हाँ जी, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 एंड 6, यानी कि 1 2 3 4 एंड 6, बीच में 5 मैंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया वो बाद में बताऊंगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताया करूंगा और कुछ पेजेस बताया करूंगा। क्वेश्चन नोट कर लिए, शाबाश। अब आए जरा पेजेस की तरफ। पेजेस आपने रीड करके आने हैं, वंस अगेन नोट कर लीजिएगा प्लीज। 181 टू 184, 1 2 3 4, हमने सिर्फ 4 पेज पढ़े हैं आप। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में ऐसे ही होता है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, साथ साथ समझ आनी चाहिए बस। यस, 100% आई कैप की बुक। बल्कि ऐसे मौके में मैं आपको दिखा भी दूं कि ये 184 से मेरी क्या मुराद है। ये जो बुक के नीचे नंबर आ रहा होगा ना, आपने ये देखना है, जिस तरह ये 176 है ना, पीडीएफ के पेज पे ना जाइएगा, आपने ये वाला 176 देखना है। जी, तो मैंने क्या पेजेस आपको बताया आज के लिए, 181 टू 184 ऑफ आई कैप बुक, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 4 एंड 6 ऑफ वही आई कैप वाली बुक। आई कैप वाली बुक आपको आई कैप की वेबसाइट से मिल जाएगी। अच्छा, अब आज का पढ़ाने वाला पोर्शन तो उधर ही पूरा हो गया है। अब जो लोग रिकॉर्डिंग्स वाले हैं, अब मैं एक और बड़ी जरूरी बात आप लोगों से करनी है, लेकिन वो सिर्फ लाइव क्लास में आने वाले नेक लोगों से रिलेटेड है। जो रिकॉर्डिंग्स वाले हैं उन्हें जो है वो फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ फिलहाल कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग वालों के लिए अल्लाह हाफिज, आपसे मैं मिलता हूँ कल की क्लास में।
और लाइव क्लास वाले जरा इधर ही रह जाए।